अच्छा जी, हमने ऊप के क्या कहते हैं उससे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत देख लिए। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, वैल्यूज़ किस तरह हम क्लास के अंदर स्टोर करवाते हैं, इट बेस में क्लास को कॉल कैसे करवाते हैं, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। अब ना एक एग्जांपल करते हैं, एक छोटा सा ना एक कैलकुलेटर बनाते हैं यूजिंग ऊप्स को। ऊप के जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सेम वही हमने लिख दिया स्ट्रीम नेम्स प्लस एसटीडी, ठीक है ना। अब हम क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर की। हमारे पास एक कैलकुलेटर की क्लास आ गई। अब हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इसके प्राइवेट मेंबर्स में हम रखेंगे दो वेरिएबल जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से इंट वेरिएबल 1 और इंट, चलो हम फ्लोट कर लेते हैं ताकि हम फ्लोटिंग में भी नजर आए। फ्लोट v1 वेरिएबल 1 और फ्लोट v2, हमारे पास दो वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं जी, पब्लिक में एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, जो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देगा बाय 0 एंड v2 बाय 0। एक हमने बना लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इन केस अगर हमने वैल्यूज डायरेक्टली भेजनी है तो, ठीक है। इंट v1 इंट v2, वैल्यू का नेम सेम लिखा है मैंने, तो मुझे दिस यूज़ करके बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि कौन सी मेरी वैल्यू जो है क्लास की और कौन सी जो है वो पैरामीटर वाली वैल्यू है, ठीक है ना। ये देखें v1 जो दिस लगाया है ये बता रहा है कि मेरे पास क्लास की वैल्यू और ये v1 ये वाली है, ठीक है ना। अब हमने जो गेटर सेटर बनाए थे अब उनको भी बना लेते हैं दोनों के लिए। तो गेटर में हम सबसे पहले सेट करते हैं वैल्यू को। तो सेट करने के लिए हमें हमेशा डेटा टाइप वॉइड लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे। तो सेट v1, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल को, तो इसको स्टोर करवा लेते हैं इधर v1 इज इक्वल्स टू v, ठीक है ना। एक सेट हम ले लेते हैं वॉइड सेट v2 इंट v, इसको भी हम इस तरह सेट करवा लेते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब इसी तरह ही हम इसके गेटर फंक्शन बना लेते हैं। फ्लोट में हम वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी, गेट v1 की, तो करेगा देगा रिटर्न v1। और एक हमने फंक्शन बनाना है फ्लोट गेट v2, और ये इसी को क्या करेगा, रिटर्न कर लेगा। अब हम बनाते हैं अपने बेसिक कैलकुलेशंस के फंक्शंस। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गए सम, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली फ्लोट गेट सम, और हमने करना है जी रिटर्न कर देना v1 प्लस v2, ठीक है ना। सिंपल से फंक्शन, काम बहुत आसान है। फ्लोट गेट सम, सम बना लिया। अब हम करते हैं गेट मल्टीप्लिकेशन, सेम वही चीज़ v1 टाइम्स v2, और इसी तरह हम बना लेते हैं एक और फ्लोट गेट डिवीजन। मैं आपको बस बेसिक्स फंक्शन दिखा रहा हूँ एक वर्किंग में, ठीक है ना। मतलब लॉजिक्स तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं जिससे हम लगाते हैं नॉर्मल लॉजिक्स, v1 डिवाइडेड बाय v2। और एक हम बना लेते हैं गेट डिवीजन फ्लोट गेट सब्ट्रैक्शन, सॉरी, इसमें हम कर लेते हैं रिटर्न v1 माइनस v2, ठीक हो गया। और एक अब हम बना लेते हैं फंक्शन जो सब वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, इनके सब में सब वैल्यूज चाहिए, तो वॉइड। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हम ना क्या कहते हैं गटर सेटर बना, लाइक हमें गटर सेटर बनाने की ज़रूरत ही क्यों, अगर तो हम एक फंक्शन बना के उसके अंदर ही सीन करा सकते हैं सारी वैल्यूज़, और एक ही फंक्शन बना के उसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ जो हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं ये भी बताता हूँ साथ। पहले हम एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। ये बेसिक डिस्प्ले फंक्शन है, सब कुछ डिस्प्ले करा है, सी आउट सम, इधर हम कॉल करा लेते हैं, मैंने सब लिखा था नाम, ओके, सी आउट सम सबट्रैक्ट गेट सब, इसी तरह हम सबट्रैक्ट के बाद डिवीजन गेट डिव कॉल करा लेते हैं। अच्छा, अब क्लास के अंदर हम इन्हें कॉल करा रहे हैं तो क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास के अंदर ही हमें सारे काम कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन गेट मल, ठीक हो गया, सिंपल फंक्शंस बना लिया हमने। और इसका एक एंडमेंट बना लेते हैं हम,
ठीक हो गया। इंट में अब हमने क्या करना है, अब हमारा इंट में छोटा सा इंट में ना कुछ भी नहीं हमने लिखना है, सब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कैलकुलेटर ओबीजे, अब ओबीजे से हम सारे काम करवा सकते हैं गेट वाले, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हमने वैल्यूज भेज देते हैं अपने पैरामीटर्स के अंदर। लेट्स सपोज कि मैं भेजिए 10 और 2। अब मैं क्या करता हूँ, ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूँ, ठीक है ना, सिंपल। तो मुझे सारी वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। सम आ गया इसका, सब्ट्रैक्शन आ गया, डिवीजन आ गया, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम लाइक क्यों यूज़ कर रहे हैं गेटर, अगर तो हम लाइक इसे कर सकते हैं उसके अंदर ही। यार देखो, गेटर यूज़ करने का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा पता है क्या है, जब हम एक वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं ना, उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम गेटर के थ्रू काम कर रहे हैं तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं फ्लोट बनाता हूँ, एक टेम्प वेरिएबल। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होके आ रही है ना, मुझे उसकी ज़रूरत कहीं पे पड़ी है। ये लेट सपोज कि हमारी कोई वैल्यू सम होके आ रही है, हमें दो प्लेयर्स का स्कोर सम करना था और सम करके उसे कहीं स्टोर भी करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, गेट सम कॉल करवा के एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं इस तरह। तो हम करें ना, अगर यहाँ पे सी आउट टेम्प, ठीक है ना, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। तो हम उन गेटर्स की वैल्यू इस तरह स्टोर करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में। वो अगर हम डायरेक्ट डिस्प्ले कराएंगे ना, तो डिस्प्ले में तो ऑब्वियसली वो स्टोर नहीं होगी ये चीज़। तो ये तब हमारे काम आता है जब हमारे प्रोग्राम की कोई ऐसी लॉजिक हो कि इन दी एंड हमने टोटल स्कोर्स जो है प्लेयर्स के वो कैलकुलेट करने हैं, या उनकी बेस पे कोई कंडीशंस लगानी है, हमने टोटल प्लेयर के स्कोर माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमें वो कई वेरिएबल में चाहिए ताकि हम कोई कंडीशन लगा सकें। तब ये गेटर्स हमारे काम आते हैं। अगर अब हम बात करते हैं सेटर्स की, कि सेटर हम क्यों बना रहे हैं यार, अगर तो हम क्या कहते हैं, एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉइड, मैं इनपुट नाम का फंक्शन बना दूं, ठीक है ना। मैं उसमें इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, कॉपी सम जैसे कॉपी पेस्ट करने का मुझे कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ ना तो इसमें लिख लेता हूँ, एंटर वेरिएबल 1, खत्म ही कर लेते हैं इसको, यहाँ से खुद ही लिख लेते हैं, एंटर वेरिएबल 1 और सी आउट एंटर वेरिएबल 2, ठीक है ना। अब आप कहो कि हम इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं, मतलब कि हम कहते हैं सी इन क्लास के जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वेरिएबल 1, ये देखो वेरिएबल 1 आ गया, बेशक प्राइवेट है लेकिन क्लास के अंदर है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सी इन v2, तो हमारा वेरिएबल 2 भी आ गया, तो हम ये वाले काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लिखते हैं ओबीजे डॉट इनपुट कॉल कराते हैं, उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल करा लेंगे, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं जी 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला काम भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम इन केस हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करें किसी भी प्लेयर की, या प्लेयर का नाम अपडेट करना चाहते हैं, प्लेयर का स्कोर अपडेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक सिर्फ स्कोर, हम नहीं चाहते कि सब कुछ करें। तो हमारे पास एक एक इंडेक्स के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे कि हम सेट इसको करना चाहते हैं, हम सेट इसको करना चाहते हैं। हमें इसमें क्या हो रहा होता है, इनपुट में सब कुछ चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल प्लेयर ने अपना नेम चेंज करना, फिर क्या करेंगे हम, जब प्लेयर ने अपना नेम चेंज करना है ना, तो सेटर कॉल होगा, सिर्फ उसका नेम चेंज होगा, ठीक है ना। या प्लेयर ने अपना स्कोर गेट करना है ना, जब तक क्लिक करे स्कोर डिस्प्ले हो जाए, हाई स्कोर डिस्प्ले हो जाए, तो सिर्फ वहीं से गेट होंगी वही वाली वैल्यूज़ जो प्लेयर को चाहिए, ठीक है ना। हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, सारी नहीं करा रहे होते। और एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, मैं तो अभी तक आप लोगों को एक बना के दिखाया ना ऑब्जेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि obj1 कैलकुलेटर obj2, तो अगर मैं लिखूं obj1 डॉट इनपुट और obj2 डॉट डिस्प्ले, तो ये करेगा। देखो ये सबसे अच्छा इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट 1 में इनपुट करा रहे हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट 1 की अपनी मेमोरी है, वो उसमें सारी चीज़ें जाएंगी, ऑब्जेक्ट 2 में नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम जिस तरह वेरिएबल्स बनाते हैं ना, इंट ए बनाया, इंट बी बनाया, इसी तरह हम इनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट बना सकते हैं जिनके अंदर अपना ही डेटा है एक, ठीक है ना। तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिए कैलकुलेटर की, लेकिन आप इसकी एग्जांपल को अगर थोड़ा इन्हेंस करते हुए चलें तो आप एक एम्प्लॉय का डेटा बना सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय का हमारे पास नेम होता है, एम्प्लॉय की एक सैलरी होती है, एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है ना। अब ये 3 आप एट्रीब्यूट्स डालें एक क्लास के अंदर, ठीक हो गया। उसके फंक्शंस लिखें बेसिक, लाइक गेटर और सेटर बनाएं उसके नेम के लिए, सैलरी के लिए, उसके डिपार्टमेंट के लिए, उसका एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएं, उसका एक इनपुट फंक्शन बनाएं। अब होगा क्या इन दी एंड, जब आप ये चीज़ें कर लोगे ना, तो आप एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट में 1 लिखे ना, इधर आप लिखोगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय समझ लो हमारे पास एक है, एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं हम, लेट्स सपोज एम्प्लॉय एक वर्कर है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्कर का, एक ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा मैनेजर का। यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय और नाम उसका रख लेंगे मैनेजर। देखो मैनेजर भी तो वही काम होता है, मैनेजर भी तो एम्प्लॉय ही होता है ना, उसकी भी सैलरी होती है, वो भी किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब हमने दो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं लेकिन इनकी चीज़ें तो ये मिलती हुई है ना। तो हमने क्या किया, फिर से वो कोड लिखने के सारा हमने क्या किया, एक ही कोड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो हम इस तरह मल्टीपल बिहेवियर भी क्लास से शो करा सकते हैं। अब मैं ये चीज़ इंटमेन में करना चाहूँ, देखो कितना गंद डल जाएगा इंटमेन में, मुझे ये करना पड़ा है, ये करना पड़ा है, फिर कॉलिंग करानी पड़ी है, देखो कितना नीट काम हो गया इंटमेन में। सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एक, और मैं क्या करूँ, उसी ऑब्जेक्ट में इनपुट करा रहा हूँ और उसी ऑब्जेक्ट से करूँ डिस्प्ले करा रहा हूँ। कितना सिंपल काम है, सारी चीज़ें हमारी कंबाइन हो गई हैं। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे ना, तो बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत हेल्प होती है क्लासेस की। सारा डेटा जो हमारा होता है ना, वो एक जगह सेव होता है, हमारी इससे हेल्प हो रही होती है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि हमारा सारा जो क्लास का डेटा है वो इस क्लास के अंदर है, हर चीज़ पड़ी हुई है। हमें पता है हमारा वेरिएबल v1 और v2 को डायरेक्टली एक्सेस कभी किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना, उनको सिर्फ गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। हमारे वेरिएबल्स भी प्रोटेक्टेड है अंदर, ठीक है ना, संभाले हुए हैं वेरिएबल्स हमने। चाहे तो हम उन्हें कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कराते हैं और उसके बाद हम गेटर और सेटर के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें काफ़ी नीट हो जाती हैं इस तरह। तो कोडिंग करने में भी इस तरह मज़ा आ रहा होता है। अक्सर हम पीएफ के कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि यार मैंने जब प्रोग्राम बनाना है, इतना लंबा कोड हो गया, समझ ही नहीं आ रही किधर जा रहा है। लेकिन क्लासेस में क्या होता है, चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। आप एक क्लास बना सकते हो प्लेयर 1 की, और सॉरी प्लेयर की क्लास बना सकते हो जिससे आप दो ऑब्जेक्ट्स बना लो, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। आप एक डिफरेंट क्लास बना लो, डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स हो सकती हैं जी। आपका प्लेयर 1 किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज डोर से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ भी क्लास हो सकती है। या एक हो सकता है सबसे आसान जिसकी एग्जांपल है ना, वो ये हो सकती है कि हमारा जो है यूनिवर्सिटी का, अब यूनिवर्सिटी की क्लास ना, उसके यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सिटी के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप एक क्लास बनाओ स्टूडेंट की, स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट एक जो क्लास है वो क्या कर सकता है, ये आगे जाके लॉजिक पढ़ेंगे इनहेरिटेंस की, और ये लॉजिक है स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकता है हमारा यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी की चीज़ें होंगी, स्टूडेंट की क्लास के अंदर स्टूडेंट की चीज़ें होंगी। तो ये ओप के कॉन्सेप्ट्स हर जगह चलते हैं, गेम डेवलपमेंट वगैरह में हर जगह ओप के कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। ये तो मैंने बहुत बेसिक वीडियो बनाई है अभी, ठीक है ना, लेकिन इनके एडवांस वर्जन भी हैं जिसमें आप क्या कर रहे होगे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवा रहे होगे कि अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अभी हमने सिंपल एक काम की है, सिंपल बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्लास बनाई है। क्लास के बाद हमने उसके वेरिएबल डिफाइन करना सीखे हैं, हमने रूल सीखे कि देखो प्राइवेट मेंबर्स अगर बनाने हैं तो उसमें वेरिएबल्स होंगे, पब्लिक में हमारे आएंगे जो होते हैं कंस्ट्रक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर पब्लिक में भी रीज़न हमने पीछे देखी थी कि क्यों आएंगे, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक में नहीं बनाएंगे तो हमारे एरर आना शुरू हो जाएंगे। वाई, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता कंस्ट्रक्टर के अलावा, ठीक है ना। फिर हमने सीखा कि सेटर और गेटर के थ्रू हम एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को गेटर सेट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि हम एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अगर नहीं करना चाहते, सारी करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम डिस्प्ले वगैरह बना सकते हैं, इनपुट वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऊप में होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको लाइक समझ आ गई हो कि इनके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह की, जो हमने बेसिक जितने भी पढ़े हैं, और आप इनको आगे फर्दर मोर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ और अच्छी आती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीज़ों की, हमारी ये चीज़ें उतनी ही क्लियर होगी, ठीक है ना। तो शुक्रिया।